तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग एंड वैलिडेटिंग अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्लाउड के अंदर हम लोग किसी भी चीज को, किसी भी रिसोर्स को कैसे डिप्लॉय करते हैं और किस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग डिप्लॉय करेंगे। उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि हाइपरवाइजर क्या होता है, क्योंकि हम लोग वर्चुअल मशीन ही डिप्लॉय करते हैं क्लाउड पे। तो उसके लिए हम लोग हाइपरवाइजर का यूज करते हैं। तो पहले समझना होगा कि हाइपरवाइजर क्या होता है। तो ऐसा मान लो कि हाइपरवाइजर है ये। तो जैसे आपने नाम सुना होगा VMware का। VMware क्या है? एक हाइपरवाइजर है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। इसका काम क्या होता है कि जैसे आपका अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज है, तो ये एक सॉफ्टवेयर इस पे आपको इंस्टॉल कर देना है। VMware का सॉफ्टवेयर विंडोज पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अब जैसे इस विंडोज में है, मान लो कि इसमें 8 GB रैम है इस विंडोज में, 500 GB का हार्ड डिस्क है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग VMware के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी में डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स रन कर सकते हैं। अब इसमें मेन तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, वन विंडोज डला हुआ है। बट हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर VMware डाल देते हैं, मतलब हाइपरवाइजर डाल देते हैं, अगर हाइपरवाइजर इसमें डाल देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल विंडोज मशीन्स रन कर सकते हैं विद इन वन विंडोज मशीन। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक विंडोज मशीन हमने रन की, यहाँ पे VMware डाल दिया इसमें। अब VMware का जो कंसोल है उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन होगा कि अ, हम लोग VM1 मतलब वर्चुअल मशीन 1 रन करेंगे, उसमें एक विंडोज डाल देंगे, विंडोज मशीन हम लोग उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं इनसाइड दिस VMware। तो ये क्या करेगा कि ये विंडोज जो रैम या हार्ड डिस्क यूज करेगा या और भी जो भी चीजें हैं, नेटवर्क कार्ड या जो भी है, वो इसके एक्चुअल हार्डवेयर में से ही यूज करेगा। तो हम लोग इसको एलोकेट करते हैं। जैसे 8 GB में हो सकता है कि हम लोग 2 GB का रैम दे दें इसको, 100 GB का या 150 GB का इसको हार्ड हार्ड ड्राइव दे दें, हार्ड डिस्क दे दें। एक दूसरा विंडोज इसके अंदर इंस्टॉल किए, इसको भी 2-2 GB, इसको भी 2 GB दे दिया। तो अगर मेरे पास 8 GB का रैम है तो हम लोग 4 इसमें आराम से एट अ टाइम रन कर सकते हैं। अगर इस विंडोज का रिक्वायरमेंट 2 GB का रैम है तो इसको 100-100 GB का हार्ड डिस्क दे दो और 2-2 GB का रैम दे दो। तो इसमें विद इन वन ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग 4 डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं, जिसको हम लोग वर्चुअल मशीन बोलेंगे। तो ये जो वर्चुअल मशीन्स हैं, ये ऐसे डायरेक्ट तो रन होंगी नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके लिए हम लोग को एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं हाइपरवाइजर। तो क्लाउड में भी ऐसा ही होता है। क्लाउड में क्या होता है कि बहुत सारे हार्डवेयर्स, बड़े बड़े हार्डवेयर्स हो गए, जैसे काफी हाई जीबी का रैम हो गया या टीबीज में हो गया रैम, हार्ड ड्राइव्स हो गई बहुत टीबीज में, टेराबाइट्स में। तो हम लोग क्लाउड में क्या करेंगे, क्लाउड में हाइपरवाइजर रन हो रहा होता है, इसी के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन करते हैं और इनको रैम और हार्ड ड्राइव ये सब एलोकेट करते हैं। तो क्लाउड में भी कुछ इसी तरह का डिप्लॉयमेंट हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो अब इसमें इससे पहले एक दो चीजें और समझते हैं। तो इसमें एक डायग्राम बना लिया है, ये हाइपरवाइजर है मेरा क्लाउड पे, और जिसमें स्टोरेज है, रैम है, प्रोसेसर है मेरा जिसको कंप्यूट बोलते हैं, फिर नेटवर्क कार्ड्स हैं। तो ये सब अलग अलग क्या है, रिसोर्सेज हैं, और ये मेरे अलग अलग VMs रन हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये इन्हीं रिसोर्सेज में से सारे यूज कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ एलोकेशन होगा, सबको कुछ ना कुछ एलोकेट किया होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स पूलिंग, कि डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को एक ग्रुप में बना के एलोकेट कर देना, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स पूलिंग, या एक ग्रुप में इसको बना के असाइन कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं। तो अब ये जो रिसोर्स ग्रुप्स होता है, ये अब जैसे कोई मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट है, जहाँ पे बहुत सारे
कंपनीज हैं जो कि इन रिसोर्सेज को यूज कर रही हैं, तो ये अपना जैसे जैसे वो वीएम डिप्लॉय करेंगी ये डायनेमिकली उन्हें मिलते चला जाएगा। ऐसा मतलब ऑटोमेशन रहता है क्लाउड के अंदर में। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्लाउड का ऑर्गेनाइजेशनल यूज क्या है। इसमें हम लोग 3 तरीके का नेटवर्क डिजाइन करते हैं जनरली। एक होता है डेवलपमेंट नेटवर्क, जिसमें जो यूज होता है, जो अपने कंपनी के डेवलपर्स होते हैं या जो डेवऑप्स टीम होती है, वो क्या करती है कि क्लाउड सर्विसेज को यूज करके कुछ डेवलप करती है या कुछ प्रोग्रामिंग करती है। उसके बाद एक होता है प्रोडक्शन नेटवर्क, जहाँ पे हम लोग के प्रोडक्शन एप्लीकेशन या जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिप्लॉयमेंट होता है। और क्वालिटी एश्योरेंस नेटवर्क जो होता है वो बेसिकली टेस्टिंग के लिए होता है, कि अगर कुछ डेवलपमेंट टीम ने कुछ डेवलप किया तो उसको हम लोग टेस्ट करने के लिए एक अलग इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो एक तरह से इसको हम लोग डेव प्रॉड एंड टेस्ट इन्वायरमेंट बोलते हैं क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर हम लोग स्केलिंग की बात करें क्लाउड में, तो स्केलिंग सबसे ज्यादा एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि हम लोग इसको हम लोग ऑन डिमांड कंप्यूटिंग बोलते हैं। ऑन डिमांड कंप्यूटिंग, इसमें क्या होता है कि हम लोग जितना मर्जी चाहे स्केल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। कि अभी मान लो कि 4-5 सर्वर की जरूरत है, कल को कुछ ऐसा हुआ कि डिमांड बढ़ गई बहुत ज्यादा और सीधे 500 सर्वर की जरूरत पड़ गई, तो 500 सर्वर हम लोग हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट में बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे हम लोग तुरंत इसको डिजाइन करके और ऑन डिमांड कंप्यूटिंग का फीचर यूज करके हम लोग तुरंत वीएम डिप्लॉय कर सकते हैं इन फ्यू आवर्स। 500 सर्वर्स को हम लोग प्रोडक्शन में ला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर भी होता है जिसको हम लोग ऑटो स्केलिंग बोलते हैं। तो इसमें ऑटो स्केलिंग में क्या होगा कि अभी डिमांड मेरी 500 की बढ़ गई, तो ये ऑटोमेटिक बैकएंड में स्केल होके 500 सर्वर्स या जितने भी रिसोर्स पूल जो अभी हम लोगों ने पढ़े थे, चाहे वो स्टोरेज पूल हो, चाहे वो नेटवर्क का पूल हो, चाहे वो रैम हो, चाहे वो प्रोसेसर हो, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है ये ऑटो स्केल करके उस टाइम पे वो डिमांड को पूरा करेगा। और जैसे ही डिमांड कम होगी वैसे ही ये वापस से जितना यूज हो रहा होगा उतने पे स्केल करके ये वापस से उसको लेके चलाएगा। तो ये एक तरह से ऑटो स्केलिंग इसका बहुत इंटरेस्टिंग फीचर होता है। तो यहाँ पे मेरा जब जरूरत पड़ा तब यूज हुआ, उतना पे किया, जब उतना यूज नहीं हो रहा है तो कम ही यूज किया और तो कम पे करना पड़ा। अगर ये ऑन प्रेमाइस होता तो 500 डिप्लॉय करने के बाद या नया स्टोरेज डिवाइस या नया रैम लग गया हार्डवेयर में या नया नेटवर्क कार्ड्स लग गया, नया प्रोसेसर लग गए, तो ये एक बार जब लग गया तो ये ऐसा नहीं होगा कि कल को डिमांड कम हुआ तो इसको हटा देंगे, फिर परसों बढ़ा तो फिर लगा देंगे। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत इंटरेस्टिंग फीचर होता है ऑटो स्केलिंग। तो इसको यूज करके मार्केट की डिमांड जैसे बढ़ेगा ये ऊपर चला जाएगा अपने आप, और जैसे ही डाउन होगा ये अपने आप ऑटो स्केल करके इसका रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। अब हम लोग देखते हैं कि हाई अवेलेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाती है, कि जब भी मेरा डेटा हो वो अवेलेबल हो हमेशा। तो ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाउड प्रोवाइडर जो कंपनी होगी, लाइक AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड जो भी है, और कस्टमर, कि अगर सर्वर है, सर्वर का हार्डवेयर तो क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है, बट उसमें जो एप्लीकेशन होस्टेड है जो कस्टमर मैनेज कर रहा है। तो ये दोनों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एप्लीकेशन हमेशा अवेलेबल हो। उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मेरा जो क्लाउड रीजन हमने चुना है वो सही चुना है कि नहीं चुना है। अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, ये हम लोग देखेंगे आगे। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे इनके डेटा सेंटर्स होते हैं जिनको अवेलेबिलिटी जोन्स बोला जाता है। तो हमने कौन सा अवेलेबिलिटी जोन में इसको सिलेक्ट किया हुआ है। फिर कहीं मेरा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तो नहीं है, अगर है तो मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि एक सर्वर लगा के किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में या एक क्लाउड रीजन में छोड़ दिया, तो अगर वो डाउन होगा तो आपका फेल हो जाएगा, डेटा आपका एप्लीकेशन नॉट अवेलेबल हो जाएगा।
तो हम लोग को हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई मेरा लोड बैलेंसिंग हो रहा है कि नहीं, ये भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि डिमांड हाई हो तो मेरा सर्वर ही बैठ जाए। फिर और ये जो पावर है डेटा सेंटर में, रिडंडेंट पावर होना चाहिए, प्रॉपर कूलिंग होना चाहिए, नेटवर्क सिस्टम सही होने चाहिए। ये सब क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है, इसमें कस्टमर को इन सब से कोई मतलब नहीं है। ये सब क्लाउड प्रोवाइडर देखेगा कि भाई ये सब डेटा सेंटर में सब कुछ सही से होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो रिमोट क्लाउड डेटा सेंटर से सिक्योरली कैसे कनेक्ट कर सकता है। तो अब जैसे ये अगर आप बैठे हुए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, बट आपको आपका जो सर्वर आपको जो एक्सेस करना है वो कहीं क्लाउड डेटा सेंटर में होस्टेड है ये सर्वर। तो अब जो क्लाउड डेटा सेंटर है और आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में कनेक्टिविटी क्या है? कनेक्टिविटी है इंटरनेट, जिसको या हम लोग पब्लिक नेटवर्क बोलते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो आप इंटरनेट पे डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओपन इंटरनेट पे एक्सेस इज नॉट सिक्योर, आपका डेटा हैक हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग वीपीएन का यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। तो वीपीएन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको ओवर द पब्लिक नेटवर्क या ओवर द इंटरनेट एक सिक्योर कनेक्शन बना के देगी टू द क्लाउड डेटा सेंटर, और आपका इनक्रिप्टेड डेटा कम्युनिकेशन होगा फ्रॉम योर मशीन या फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन टू द क्लाउड डेटा सेंटर। तो एक सिक्योर चैनल बनेगा फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन टू द क्लाउड डेटा सेंटर, दैट इज कॉल्ड वीपीएन। और उस वीपीएन से आप इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करेंगे फ्रॉम दैट एनीथिंग वट एवर यू आर एक्सेसिंग इन द क्लाउड डेटा सेंटर। तो जो भी आप एक्सेस कर रहे हैं उसको डायरेक्टली आप यहां से बैठ के एक्सेस करेंगे थ्रू वीपीएन। तो बाकी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे इसको, अभी तो सिंपल बेसिक चल रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग का डेटा सिक्योर है, क्या मतलब बैकअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कैसे कंपनीज बैकअप लेती हैं इसको देखेंगे हम लोग। अब हम लोग बैकअप के बारे में देखते हैं, तो क्या हम लोग का डेटा सेफ है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं, जो रेप्लिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन करती हैं, तो होता क्या है कि जो मेरा मास्टर डेटा सेंटर होता है क्लाउड का, वो तो ये डिफरेंट डिफरेंट अपने बैकअप डेटा सेंटर्स होते हैं इनके। तो पहली बार तो मास्टर डेटा सेंटर में स्टोर हुआ, फिर ये क्या करते हैं अपने बैकअप डेटा सेंटर में जो भी डेटा है आपका उसको बैकअप ले लेते हैं। डेटा सेंटर ए में गया, डेटा सेंटर बी में गया, तो हम लोग के पास एक बैकअप है पूरे डेटा का। तो इसमें ये बैकअप दो तरीके से होता है, एक तो होता है सिंक्रोनस रेप्लिकेशन और एक होता है एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन। सिंक्रोनस में क्या होता है कि लाइव लाइव डेटा रेप्लिकेशन होता है, कि डेटा आ रहा है और सीधे इसको हम लोग बैकअप ले रहे हैं, आ रहा है बैकअप ले रहे हैं, तो एक तरह से लाइव डेटा रेप्लिकेशन हो गया। और एसिंक्रोनस में क्या होता है कि पहले डेटा को हम लोग एक जगह स्टोर कर लेते हैं, तो ये एक तरह से लाइव नहीं होता है, ये बाद में होता है, डिलेड इसको बोलते हैं या ऑफलाइन बोलते हैं। तो पहले एक जगह इसको स्टोर कर लिया गया, बाद में फिर ये शेड्यूल्ड रेप्लिकेशन होता है कि भाई हर दिन शाम के 8 बजे सारा जो भी डेटा मेरा आज दिन भर में स्टोर हुआ मास्टर डीसी में उसको बैकअप डेटा सेंटर में कॉपी कर दो, जिसको या रेप्लिकेशन बोलते हैं, रेप्लिकेट कर दो इसको इधर। तो मेरा दो तरीके से बैकअप लिया जाता है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं लोड बैलेंसिंग के बारे में। अब अगर हम लोग लोड बैलेंसिंग की बात करें तो लोड बैलेंसिंग में क्या होता है कि ये मेरा लोड बैलेंसर है जिसको शॉर्ट में एलबी बोलते हैं। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, जैसे ये मेरा मान लो कि www सर्वर है, जो मेरा कोई वेबसाइट होस्टेड है इन सर्वर पे। तो अब मेरे एक सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल सर्वर्स कॉन्फ़िगर करके रखेंगे फॉर टू प्रोवाइड सेम सर्विस।
अब जैसे कोई वेबसाइट है www.abc.com, अब इस पर बहुत ज्यादा हिट्स आ रहे हैं, तो अगर हम लोग एक सर्वर रखेंगे और एक साथ मान लो कि बहुत ज्यादा हिट आ गया, 50,000 1 लाख हिट आ गया, जो कि सर्वर की कैपेसिटी नहीं है उतनी, तो ये क्या करेगा, सर्वर तो डाउन हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लोड बैलेंसर्स लगाते हैं। लोड बैलेंसर एक तरह का हार्डवेयर होता है, या अगर हम लोग क्लाउड की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली एक वर्चुअल मशीन ही लगाएंगे लोड बैलेंसर का, जो हाइपरवाइजर पे रन हो रहा होगा। तो लोड बैलेंसर का काम क्या है कि ये लोड शेयरिंग करता है, कि भाई अगर मेरा मान लो कि इस सर्वर की कैपेसिटी है 10,000 यूजर्स के हिट की, तो ये देखेगा कि इससे ज्यादा इस पे ना हो, बाकी वो लोड बैलेंस कर देगा। जैसे अगर इस पे 10,000 कनेक्शन है, अगर मान लो कि इस पे 3,000 कनेक्शन है, तो अगला जो रिक्वेस्ट आएगा इस पे भेज देगा, तो इस पे 2,000 भेज देगा, इस पे 1,000 भेज देगा, इस पे 3,000 भेज देगा। तो ऐसे करके वो लोड बैलेंस करेगा कि भाई एक सर्वर किसी पे लोड ना हो बहुत ज्यादा, जो भी इस पे इंटरनेट से जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है वेबसाइट खोलने का, तो ये सबको ट्रैफिक को लोड बैलेंसिंग करेगा। तो यहाँ तो एक एग्जांपल है www सर्वर का, जो वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर का, बट यहाँ पे कोई भी डिवाइस हो सकता है। ये हो सकता है कि तुम्हारी फायरवॉल लगी हो सकता है ये राउटर हो सकता है ये स्विच हो। तो ये लोड बैलेंसर, अब मान लो कि ये फायरवॉल लगी हुई है, अब एक फायरवॉल पे बहुत ज्यादा लोड नहीं डाल के ये लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सारे फायरवॉल्स पे, और ये सारे फायरवॉल एक ही कॉन्फ़िगरेशन की होंगी। तो ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा यहाँ से, कि भाई थोड़ा इधर से चले जाओ, थोड़े यहाँ से चले जाओ, थोड़े यहाँ से चले जाओ, थोड़े यहाँ से चले जाओ। तो ऐसे कुछ लोड बैलेंसिंग काम करता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।